हाँ जी, नमस्कार सभी को। हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे और आपके प्यारे से YouTube चैनल YS इंस्टीट्यूट पर। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमारी क्लास 10 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रियाओं के बारे में। पिछली क्लास में हमने आपको संयोजन अभिक्रिया पढ़ाई और आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया के बारे में। आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, आपको एकदम जोश के साथ पढ़ाई करनी है, एकदम बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। जैसे बैठो ना टेबल पे, तो टेबल कुर्सी पे, तो आराम से कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करो। समझ रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वियोजन अभिक्रिया। हमारी नहीं, हम सबकी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए वियोजन अभिक्रिया सबसे पहले समझते हैं होती क्या है। तो वियोजन अभिक्रिया है क्या? तो कल हमने आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था। क्या हो रहा था कि उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे? एक पदार्थ का कर रहे थे कि नहीं। और आज क्या होगा, जिसमें एक पदार्थ होगा और टूट कर क्या होगा, दो या दो से अधिक का क्या करेगा, निर्माण करेगा, है ना। तो देखो वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया देखो, वियोजन अभिक्रिया और कुछ नहीं है। बोले सर कुछ नहीं है, फिर पढ़ क्यों रहे हैं? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए, है ना। देखो इसमें क्या होता है कि जो एकल उत्पाद है, एकल अभिकारक है, वह किस में टूट जाएगा? एकल अभिकारक टूट जाएगा दो या दो से अधिक किसमें? उत्पाद में। दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी चीज को तोड़ना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा। जैसे मान लीजिए पत्थर है, पत्थर को तोड़ना है तो आपको हथौड़ा चलाना पड़ेगा, जिससे क्या, आपको ऊर्जा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो किसी चीज को तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा आप अलग अलग रूपों में दे सकते हैं कि ऊर्जा आप ऊष्मा के रूप में भी दे सकते हैं, ऊर्जा आप विद्युत के रूप में भी दे सकते हैं, ऊर्जा आप प्रकाश के रूप में भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है, इसी आधार पर वियोजन अभिक्रिया के तीन भाग बनते हैं। इसमें क्या होगा बेटा कि मान लीजिए आपका एक अभिकारक है, वो टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाएगा? उत्पाद। दो भी बना सकता है, मान लीजिए ये टूट रहा हो, तीन बना रहा हो सकता है ये टूटकर क्या बनाए? चार बना सकता है। तो लेकिन कम से कम दो तो बनेंगे ही, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। एक इस तरफ एक ही होगा, इस तरफ दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो से कम नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इसी आधार पे हम क्या देखते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया है वह कितने प्रकार की है। तो वियोजन अभिक्रिया बेटा तीन प्रकार की है। एक है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। एक है विद्युत वियोजन, एक है ऊष्मीय वियोजन, एक है विद्युत वियोजन, और एक है कौन सी? प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन को एक नाम और देते हैं, तापीय। तापीय वियोजन। आप एक बात समझो हमारी ध्यान से, क्या कि जब भी आप कोई चीज सीख रहे होते हैं ना, तो बड़े पेशेंस के साथ सीखा कीजिए। आप अपने आप को ये मत समझा कीजिए कि हमें सब कुछ आता है ना। जब भी आप भरे होकर बैठेंगे तो क्या होगा कि आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। आप थोड़ा खाली होकर बैठा कीजिए। जब आप खाली होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी बर्तन में कोई भी चीज तब भरी जा सकती है जब वो क्या हो, खाली हो। कोई पहले से भरा हुआ है तो क्या आप उसमें कुछ और डाल सकते हैं? आप ऊपर से डालेंगे, वो फैलेगा, बाहर जाएगा। तो जब भी आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो इस तरीके से पढ़ाई करो कि आपको कुछ नहीं आता, तो आप जरूर कुछ नया सीखेंगे। और अगर आप ऐसे पढ़ाई करेंगे कि नहीं हमें तो सब कुछ आता है, तो सब कुछ आने के चक्कर में आपका बहुत नुकसान भी हो सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको अपने जीवन में बहुत आगे जाना है, और बहुत आगे जाना है तो मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि जितना बड़ा आपका सपना होगा, रास्ता उतना ही पतला होता चला जाएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि सफलता जितना बड़ा सा सपना आप जब देखेंगे, बड़ा सा सपना जब आप देखेंगे, तो क्या होगा
रास्ता उतना ही पतला होता चला जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो हम वियोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऊष्मीय वियोजन को समझते हैं। ऊष्मीय वियोजन क्या है? थोड़े से वापस आएंगे बेटा जी। हाँ जी, चलिए। तो क्या देखना है हमें? वियोजन। कौन सा वियोजन? ऊष्मीय वियोजन। देखो, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, इसमें क्या होता है कि जो ऊर्जा दी जाएगी, ऊर्जा किस रूप में दी जाएगी? ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा के रूप में, यानी वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अपघटन कैसे करवाया जाएगा? ऊष्मा देकर। बोले सर एग्जाम्पल दो। समझते हैं। तो जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक ठोस पदार्थ है। जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, यानी क्या देंगे? ऊष्मा। तो ऊष्मा देने पे ये टूट जाएगा CaO और CO। तो यहां पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, तो इस बिना बुझे हुए चूने का उपयोग किया जाता है कहां पर? सीमेंट के निर्माण में। कहां किया जाता है? सीमेंट के निर्माण में। अच्छा, और कहां किया जाता है? कांच उद्योग में। कांच उद्योग में। सर यहां पर क्यों होता है? जैसा कि आप देखते हैं, जहां पर ये गट्टी वगैरह होती है तो मशीनें चलती हैं, तो उससे वो पतली पतला सा जो धूल जैसा निकलता है, उसी का उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। और ऐसा नहीं है कि सीमेंट केवल यही है, सो सर बोले हम लेके आ जाएंगे और सीमेंट बन जाएगी, नहीं, उसमें और भी बहुत सारे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे सीमेंट का निर्माण होगा। तो सीमेंट के संघटक वगैरह हैं, तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक है सर। और एग्जाम्पल ऊष्मीय वियोजन के, तो ऊष्मीय वियोजन का आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया है, तो उसके बारे में भी हम समझते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, ये रहा क्या किया गया। देखो कि जब आप फेरस सल्फेट का जो विलयन, फेरस सल्फेट है ठोस रूप में है, सॉलिड है, आप इसको जब भी गर्म करोगे तो क्या बनेगा? Fe2O3 SO2 SO3। यानी गर्म करने पर एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट, आप इसका जो नाम है ना पूरा, इसमें तो फेरस सल्फेट बताया है, लेकिन आप हमें कमेंट में इसका पूरा नाम बताएंगे कि इसका नाम क्या होता है, ठीक है, जरूर बताइएगा। का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। यानी पहले ये अपने जल के अणु त्यागेगा, ये हरे रंग का था, हरा रंग त्याग कर, जल के अणु को त्याग कर क्या बनाएगा? सफेद रंग का। और फिर ये टूटेगा और टूटकर क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3, ठीक है, वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 क्या है? गैस है। तुमने एक चीज यहां पर नोटिस की होगी बेटा, क्या कि यहां पर ये सॉलिड है और ये क्या है? ये गैसें हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब अभिकारक टूटता है तो जरूरी नहीं है कि जो ठोस है तो वो ठोस ही बनाएगा, इसका मतलब वो गैस भी बना सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, है ना, जरूरी नहीं कि ठोस ठोस में ही टूटे, ठीक है। देखो ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताओ। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? ऊष्मीय वियोजन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे क्या, आप यहां पर देखेंगे कौन सा था? विद्युत वियोजन था ना बेटा। चलिए विद्युत वियोजन को, तो विद्युत वियोजन में क्या होता है बेटा जी कि जो ऊर्जा दी जाती है ना, वो किस रूप में दी जाती है? ऊष्मा के रूप में।
सॉरी, ऊर्जा किस रूप में दी जाती है? विद्युत के रूप में। ऊष्मीय वियोजन तो पढ़ चुके हैं, विद्युत के रूप में। यानी वहां पर हम गर्म कर रहे थे, यहां पर हम विद्युत का प्रवाह करेंगे। अच्छा सर, कहां पर? जल का अपघटन, जल का अपघटन। तो जल का अपघटन, जैसे कि आपको पता है H2O है, जब आप इसमें विद्युत का प्रवाह करेंगे तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसके लिए आप पूरा क्रियाकलाप का सेटअप किया जाता है, वो आपकी बुक में दिया है, आप पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको संतुलित किया जाएगा तो ये 2H2 होगा, 2H2 होगा। यानी जो ऑक्सीजन गैस की तुलना में हाइड्रोजन गैस कितनी उत्पन्न हो रही है? दुगनी उत्पन्न हो रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब जल का विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो उत्पन्न हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात कितना होता है? तो आंसर है 2:1, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन की तुलना में कितनी निकलती है? दोगुनी निकलती है ना। एक और एग्जांपल आप याद रखिएगा कि जब NaCl में आप विद्युत का प्रवाह करते हैं तो यह टूट जाता है Na में और क्लोरीन गैस में। इसे कि क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे भी क्लोरीन कितने होने चाहिए? 2, तो 2Na। तो क्या होता है कि ये विद्युत अपघटन का उपयोग है, यानी वियोजन अभिक्रिया का एक उपयोग है। इस वियोजन अभिक्रिया का उपयोग क्या हुआ? बोले सर, आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड है, आपने सोडियम के क्लोराइड से क्या बना लिया? सोडियम। तो यानी धातुओं को जब उनके यौगिकों से प्राप्त किया जाता है तो उसमें भी किस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? उसमें भी आप किस अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे? इस वाली अभिक्रिया का, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन। बोले सर, यहां पर ये क्लोराइड है, जल का अपघटन भी हो गया, और कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल? तो देखो बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, क्या कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3। जब आप क्या करेंगे कि इसमें भी जब आप विद्युत का प्रवाह करेंगे तो विद्युत एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से यहाँ पर क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। ठीक है, संतुलित करेंगे तो ये 4Al और 3 दूनी 6 और ये 3 ऑक्सीजन निकल जाता है। तो ये भी किसका उदाहरण है? ये भी आपका विद्युत वियोजन का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें बुक में पढ़ेंगे, आप देखिए ध्यान से। एक और ऊष्मीय वियोजन का एग्जांपल है जो आपकी किताब में दिया हुआ है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, क्या है कि आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है इस क्रियाकलाप को जब कंडक्ट किया गया। जहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है, यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। यानी जब आपने लेड नाइट्रेट के विलयन, जो लेड नाइट्रेट है सॉलिड फॉर्म में है, आपने क्या किया? जैसे ही आपने इसे गर्म किया तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन गैस निकली। ठीक है, तो ये भी किसका उदाहरण है? ये भी आपका ऊष्मीय वियोजन का एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें ध्यान से, ये आपका प्रकाशीय वियोजन है। प्रकाशीय वियोजन के बारे में आप समझिए थोड़ा सा कि यहां पर क्या है, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये चाइनाइड इसमें क्या रखा है? सिल्वर क्लोराइड रखा है। आप जैसे ही इस पर सिल्वर क्लोराइड पर क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। किसमें टूट जाता है? सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। इसी तरीके से जब ये सिल्वर ब्रोमाइड का होगा, विलयन होगा, तो जब आप इसको रखोगे तो भी क्या होगा कि क्या बनेगा? ब्रोमीन गैस बनेगी और सिल्वर बनेगा। तो आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। यानी ये श्वेत रंग का था, वो कैसे हो गया? धूल जैसे रंग का। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा हुआ है। तो ये कौन सा उदाहरण है? ये प्रकाशीय वियोजन का एक एग्जांपल है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर AgCl Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करेगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी आप देख सकते हैं किसमें टूट गया? सिल्वर में और ब्रोमाइड में। यहां पर इसी अभिक्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में सिल्वर के कौन सी यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या आंसर होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसके बारे में? कि वियोजन अभिक्रिया के उपयोग
कहाँ होते हैं। तो पहला तो उपयोग हमने आपको ये बताया कि वियोजन अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है, धातुओं के निष्कर्षण में। तो वियोजन अभिक्रिया का जो उपयोग होता है, पहला धातुओं को प्राप्त करने में, शुद्ध रूप में। तो धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने में विद्युत अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी हमने आपको पढ़ाया था कि चाहे क्लोराइड हो या ऑक्साइड हो, उनसे आप शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। और शुद्ध धातु प्राप्त करने में भी क्या कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग हो रहा है, इस अभिक्रिया का। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है पाचन। यानी हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, तो भोजन का पाचन भी कैसी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। बोले सर कैसे, देखो बेटा ऐसे कि जब हमने आलू खाया, चावल खाए या रोटी खाई, तो उसमें एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन सा, स्टार्च। और ये कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है, ये टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज। ग्लूकोज अलग अलग इस तरीके से ग्लूकोज के बहुत सारे क्या बना लेता है, बहुत सारे अणु बनाता है। इसी तरीके से क्या होता है कि प्रोटीन है, प्रोटीन भी टूटता है किसमें, बहुत सारे अमीनो अम्ल में। इसी तरीके से वसा भी किसमें, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। बोले सर ये कैसे कैसे नाम बोल रहे हैं आप, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं है। जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि पाचन भी कैसी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है ना। तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।